हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम राज आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बिहार की नदियाँ, यानी कि बिहार के अपवाह तंत्र का अर्थ होता है नदियों एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बहने का उसका तरीका होता है वो, और तंत्र का मतलब उसका जाल। यानी कि ये जो हमारा बिहार राज्य है इसमें बहुत सारी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं। इसमें कौन कौन सी नदी यहाँ पे बहती हैं इसके बारे में विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, बिहार की नदियों के बारे में कुछ लाइन लिखा हुआ है, जिसमें पहला है, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यानी कि बिहार में विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं और इनकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो बिहार बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। यानी कि ये जो बिहार राज्य है इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं और उसकी सहायक नदियां भी हैं। इस दृष्टि से हमारा ये जो बिहार राज्य है यह बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पर कई सारी नदियां बहती हैं। आगे लिखा है इसके बारे में कि अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर अपवाह तंत्र यानी इस नदियों के बहने के तरीका को देख करके इसे बांटा जाए तो इसके आधार पर हम लोग बिहार की नदियों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हिमालयी नदी और दूसरा है पठारी नदी। अब देखते हैं ये जो हिमालयी नदी है वो हम लोग किस नदी को कह सकते हैं और पठारी नदी किस नदी को कहते हैं, या फिर ये जो हिमालयी नदी है और पठारी नदी है इन दोनों नदियों में क्या अंतर होता है उसे आइए हम लोग जानते हैं। हिमालयी नदी में लिखा है कि ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं। ये जो हिमालयी नदी है इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। यानी कि ये जो हिमालयी नदी है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। और आप लोग जानते हैं हिमालय का अर्थ ही होता है हिमकालय, यानी कि बर्फ का घर। जो बर्फ का घर होगा यानी हिमालय पर बर्फ ही बर्फ है। जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसका जो बर्फ है वो पिघलने लगता है और वह जल का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण ये बर्फ हमेशा इस पे सूर्य की किरण पड़ती रहती है और ये बर्फ पिघलता रहता है, जिसके कारण ये जो वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, जिस नदी का उद्गम स्थान हिमालय है वो नदियाँ कभी भी ये बिना जल वाली नहीं होती। यानी कि ये नदी में हमेशा पानी भरा रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पठारी नदियों की तो इसमें ऐसा नहीं है। इस नदी में ये जो जल है वो हमेशा नहीं रहता है। पठारी नदियाँ जो होती है वो वर्षा पर आधारित होती है। यानी कि जब वर्षा हुई तो ये नदियाँ दिखी और जब वर्षा नहीं रही तो ये एक संकरी कह सकते हैं नाली के रूप में बहती है, बहुत ही पतली हो जाती है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। जब वर्षा होती है तो ये नदी दिखती है और जब वर्षा नहीं होती है तो ये नदी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए हम लोग इस नदी को बरसाती नदी भी कहते हैं। तो दूसरा लिखा है इसके बारे में कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये जो हिमालयी नदी होती है यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हमने आपको पढ़ाया था बिहार की चौहद्दी, जिसमें आप लोग जाने थे भारत की चौहद्दी, जिसमें आप लोग जाने थे कि ये जो हिमालय है ये हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है तो उससे जो नदियाँ भी निकलेगी वह भी उत्तर से ही बहेगी। इसलिए ये जो हिमालयी नदी है यह उत्तर से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। जबकि अगर हम पठारी जो नदियां हैं उसकी बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो नदियां हैं यानी कि पठारी नदियां जो हैं वह हिमालयी नदी का विपरीत होता है। यानी कि हिमालयी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि अगर पठारी नदी की बात करें तो ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे लिखा है ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये जो हिमालयी नदी है यह पूर्ववर्ती होती है। ये नदी ढलान या फिर ऊंचाई जो भी क्षेत्र होता है उसमें ये नदी आसानी से
बह लेती है, क्योंकि इस नदी का जो जल धारा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जिसके कारण ये नदी ढलान वाले क्षेत्र में भी आसानी से बह लेता है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उसमें भी आसानी से बह लेता है। लेकिन अगर हम ये पठारी नदियों की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ये जो नदियाँ होती हैं, यानी जो पठारी नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। अनुवर्ती का अर्थ होता है जो ढलान की दिशा में ही बहे। ये जो अनुवर्ती का अर्थ होता है जो ढलान की दिशा में बहे। ये पठारी नदियाँ जो होती हैं इसमें जल की मात्रा कम होती है, इसकी जल धारा जो होती है वो पतली होती है, क्योंकि ये वर्षा पे आधारित है। जब वर्षा होती है तो इसकी जल धारा थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है और नहीं होती तो इसकी जल धारा छोटी। जब कोई भी नदी में अगर पानी कम रहेगा तो वह जिधर ढलान देखेगी उधर ही अपना रास्ता बना लेगी। इस प्रकार की नदियाँ होती हैं पठारी क्षेत्र की नदियाँ, इसलिए इसे अनुवर्ती कहा जाता है। आगे लिखा है ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। हिमालयी नदियाँ जो होती है यह बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि ये नदी का पहले ही आप लोग जान लिए कि इस नदी का जलधारा बहुत ही बड़ा होता है। ये जहाँ पे गिरता है वहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र का निर्माण कर देता है, बहुत बड़ा क्षेत्र का निर्माण कर देता है जिसमें पानी आ जाता है, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो ये जो हिमालयी नदी है वो सभी के सभी बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं गंगा नदी। गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है। और आप लोग जानते हैं कि भारत जो देश है, भारत की सबसे बड़ी अगर डेल्टा की बात करें तो वो बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा नदी के द्वारा ही निर्मित है। जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हिमालयी नदी है वह बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अगर पठारी नदियों की बात करें तो ये नदियाँ छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। आगे लिखा है ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है। अगर हम बात करें हिमालयी नदियों की तो ये जो हिमालयी नदी है इसे बाल्य अवस्था में कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में लगातार पानी की जो मात्रा है वह बदलती रहती है। यानी कि इसमें ये जो नदियां हैं वो अपना नई रूप को धारण करती रहती है, इसलिए इस नदी को हम लोग बाल्य अवस्था के नाम कहते हैं कि ये बाल्य अवस्था वाली नदी है। और अगर पठारी क्षेत्र की नदियों की बात करें तो इस नदी को हम लोग प्रौढ़ावस्था वाली नदी कहते हैं। यानी कि लिखा हुआ है ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। प्रौढ़ अवस्था का अर्थ होता है बुढ़ापा की अवस्था। यानी कि ये जो नदियाँ हैं ये लगती है कि अब ये नदी खत्म हो जाएगी। जब वर्षा नहीं होती है तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब ये नदी क्या हो जाएगी, खत्म। इसलिए इसे कहा जाता है कि जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था में है। आगे है ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये जो हिमालयी नदी होती है वह अपना रास्ता बदलती रहती है। उसका धारा तेज होता है, उसे जिस तरफ भी ढलान सा महसूस होता है उधर नदियाँ बह जाती हैं। और जब ये नदी बहती है तो ये गोखुर झील का भी निर्माण करती है। और ये थोड़ा सा देखते हैं ये पठारी क्षेत्र की नदियों के बारे में। इसमें लिखा है कि ये नदियाँ यानी कि जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ होती हैं वह सीधी गमन करती है। सीधी मतलब एक सीधी रेखा में गमन करती है, ढलान की ओर ही यह नदी जो है वह गमन करती है। आगे लिखा है अत्यधिक जल संग्रहण, यानी कि ये जो हिमालयी नदी है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल होता है, जिसके कारण अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। यानी कि ये जो हिमालयी नदी है इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल होता है, जिसके कारण यह बाढ़ का कारण बनती है। आप लोग जानते भी होंगे ये जो उत्तर बिहार है उसमें अधिकांशतः बाढ़ आया होता है। यहाँ उत्तर भारत में जो बाढ़ आती है उसका कारण कोसी नदी होता है, जिसके कारण हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार ये जो परीक्षा है उसमें पूछे जाते हैं कि बिहार की शोक नदी किस नदी को कहते हैं, तो वो नदी हो जाएगी कोसी। जबकि अगर हम ये पठारी क्षेत्र की नदियों की बात करें तो ये नदी में पानी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होती है। यहाँ पे प्रायः सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे लिखा है गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि ये सभी जो नदियां हैं यह हिमालयी नदी है। हिमालयी नदी में अभी हम लोग देखे हैं
पहला गंगा, गंडक, कोसी, मंदाकिनी और महानंदा और बागमती। आइए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं पठारी नदियों का। इसमें लिखा है सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। ये सभी जो नदियां हैं यह पठारी क्षेत्र की नदी है। इस प्रकार से अभी हम लोग देखे हैं ये नदियों के बारे में जिसमें हम लोग अपवाह तंत्र यानी कि नदियों के बहने के तरीका के हिसाब से हम लोग नदियों को दो वर्गों में बांट रखे थे, जिसमें पहला था हिमालयी नदी और दूसरा पठारी क्षेत्र की नदियाँ यानी कि पठारी नदियाँ। इसमें हम लोग अभी अंतर देख लिए हैं। अब आइए आगे देखते हैं। नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा नदी उद्गम स्थान और संगम या मुहाना। नदी का मतलब तो सब लोग जानते हैं, नदी यानी कि नदी होती है जो बहती है। उसके बाद लिखा है उद्गम। उद्गम का अर्थ होता है कि जहाँ से ये नदियाँ निकलती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और तीसरा लिखा है संगम या फिर मुहाना। संगम का मतलब होता है जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर से उसकी स्वरूप जो होती है, उसका जो रूप होता है, बनावट होता है, वो बदल जाती है और वह उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे एक नदी है वो दूसरे में मिल गई और उसके बाद उसका स्वरूप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके संगम के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, जिसमें कई सारी नदियों का नाम लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग एक एक करके इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और वो कहाँ पर जा करके दूसरे नदी में मिल जाती है, अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेती है। जिसमें सबसे पहला लिखा गया है गंगा नदी के बारे में। आप लोग पहले से भी जानते होंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल यानी कि गंगा नदी जो है वह निकलती कहाँ से है। तो ये जो गंगा नदी है यह निकलती है गंगोत्री हिमानी से। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं इसके संगम को। इसके संगम के बारे में लिखा है कि इसका संगम बंगाल की खाड़ी में है। ये जो गंगा नदी है इसका संगम बंगाल की खाड़ी है, यानी कि ये इसका लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु इसका होता है बंगाल की खाड़ी। ये लास्ट में ये नदी जा करके कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। आगे दूसरा नदी लिखा है घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। यह जो घाघरा नदी है यह तिब्बत से निकलती है। और अगर इसके संगम की बात करें तो इसका संगम है गंगा। ये जो घाघरा नदी है यह तिब्बत से निकलती है और बिहार में गंगा से आकर के मिल जाती है। अगर बात करें कि यह गंगा से आकर के बिहार में कहाँ पे मिलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा सारण। यानी कि ये जो घाघरा नदी है यह बिहार में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है और ये बिहार के सारण जिले में। आगे तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी लिखा हुआ है गंडक। गंडक नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो गंडक नदी जो है वह नेपाल से निकलती है। और अगर पूछा जाए कि इसका संगम यानी कि ये कहाँ पर आकर के किससे मिलती है, तो यह जो गंडक नदी है यह गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। बिहार में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। और अगर पूछा जाए कि यह गंगा नदी से बिहार में आकर के कहाँ पर मिलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोनपुर। ये जो गंडक नदी है यह नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। यह बिहार में गंगा नदी से सोनपुर में आकर के मिलती है। आगे लिखा है अगली नदी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वह सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। गंगा में यह खगड़िया जिले में आकर के मिलती है। आगे लिखा है बागमती नदी। बागमती नदी का उद्गम स्थल यानी कि ये जो बागमती नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। अगर महाभारत श्रेणी की बात करें तो यह महाभारत श्रेणी जो है यह नेपाल में पड़ती है। अब ये जो बागमती नदी है यह बिहार में कोसी से आकर के मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अभी जिस नदी के बारे में हम लोग पढ़े हैं इसकी लंबाई हमारे बिहार राज्य में कितनी है। जैसा कि लिखा हुआ है गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगर इसके संगम की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, उसमें गिर जाती है।
और इसकी लंबाई की बात करें तो यह कुल मिलाकर के हमारे बिहार राज्य में 445 किलोमीटर बहती है। दूसरी नदी थी घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती थी और गंगा में आकर के मिल जाती थी, जो कि सारण जिले में। इस नदी की लंबाई, घाघरा नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है, यानी कि 83 किलोमीटर ही मात्र ये घाघरा नदी हमारे बिहार राज्य में बहती है। तीसरा लिखा हुआ है गंडक। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल है। यह भी आकर के गंगा में मिल जाती है, जो कि सोनपुर में। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। आगे लिखा गया है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वह सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसका संगम बिहार के खगड़िया में होता है, जो कि गंगा नदी में। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। आगे है बागमती नदी, जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह महाभारत श्रेणी जो है वह नेपाल में पड़ता है और यह बिहार में कोसी नदी से आकर के मिल जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। अब आइए आगे की नदियों को पढ़ते हैं। अगली नदी में लिखा है कमला नदी का नाम। अब आइए कमला नदी के बारे में देख लेते हैं। कमला नदी जो है उसका उद्गम स्थल, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में है। इसके बारे में हम लोग अभी तुरंत पीछे पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी भी महाभारत की श्रेणी से निकल रही थी, जो नेपाल में पड़ता है, और कमला नदी भी बागमती श्रेणी से निकलती है, जो नेपाल में पड़ता है। ये जो कमला नदी है यह भी कोसी में आकर के मिल जाती है। आगे लिखा है कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम लिखा है। यह नेपाल से निकलती है। ये जो कोसी नदी है यह नेपाल से निकलती है। नेपाल के हनुमान नगर जहाँ पर गोसाई धाम पड़ता है वहाँ से कोसी नदी निकलती है। अब आइए देख लेते हैं कि कोसी नदी बिहार में आकर के किसमें मिलती है। तो कोसी नदी बिहार में आकर के गंगा से मिलती है। अगर बात करें कि यह गंगा में गंगा में कहाँ पर बिहार में आकर के मिलती है, तो वो हो जाएगी कुर्सेला, जो कि कटिहार जिले में पड़ती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल के हनुमान नगर के गोसाई धाम से, और वह बिहार में आती है और गंगा नदी से मिल जाती है। यह गंगा नदी में कुर्सेला में मिलती है और कुर्सेला कटिहार में पड़ता है। आगे लिखा है महानंदा के बारे में। महानंदा का उद्गम स्थल, यानी कि यह कहाँ से निकलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी। और अगर इसके संगम की बात करें तो इसका संगम गंगा में हो जाता है, जो कि मालदा में होता है। अगली नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पहाड़ी, यानी कि ये जो कर्मनाशा नदी है यह विंध्य पहाड़ी से निकलती है। अगर इसके संगम की बात करें तो इसका संगम गंगा से हो जाता है। और अगर पूछा जाए कि ये जो कर्मनाशा है, कर्मनाशा जो नदी है यह विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। अगर कहाँ पे मिलती है ऐसा प्रश्न हो तो उसका आंसर हो जाएगा चौसा। आगे लिखा है सोन के बारे में कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके संगम के बारे में, यानी कि इसके मुहाना के बारे में। तो सोन नदी का मुहाना गंगा में हो जाता है, यानी कि इसका संगम, इसका मिलन जो है वह गंगा नदी से होता है, जो कि बिहार के दानापुर में होता है। आगे लिखा है पुनपुन नदी के बारे में कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड में है, झारखंड के पलामू में। और अगर इसके संगम की बात करें तो इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है, जो कि बिहार के फतुहा में। अगली नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो उसका दूसरा नाम है निरंजना। फल्गु नदी का दूसरा नाम है निरंजना। आप देख लेते हैं कि ये जो फल्गु नदी है यह कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से।
फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और अगर इसके संगम की बात करें तो इसकी संगम जो है वह पुनपुन नदी के साथ गंगा में हो जाती है। अब हमें जानना जरूरी है कि ये जो पुनपुन नदी है वह गंगा में कहाँ पे मिलती है। तो हम लोग अभी तुरंत ऊपर पढ़ लेते हैं। फल्गु नदी से ऊपर लिखा हुआ है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है वह झारखंड के पलामू से निकलती है और यह झारखंड के पलामू से निकल करके गंगा नदी में मिलती है फतुहा में। और दूसरी नदी हम लोग अभी पढ़ रहे थे फल्गु नदी के बारे में, जिसे हम लोग निरंजना के नाम से भी जानते हैं। यह नदी जो है वह छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ ही इसका संगम होता है। और पुनपुन नदी जो है वह बिहार के गंगा में मिलती है और बिहार के फतुहा में। आगे लिखा है अजय नदी के बारे में। अजय नदी जो है वह जमुई से निकलती है। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई है। अजय नदी जमुई से निकलती है और यह कहाँ मिलती है इसकी बात की जाए तो अजय नदी गंगा में मिल जाती है। अगर इसके स्थान की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में आकर के मिलती है गंगा में। आगे लिखा है क्यूल के बारे में, क्यूल नदी के बारे में। ये क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो क्यूल नदी का उद्गम स्थान है हजारीबाग, जो कि झारखंड में पड़ता है। और यह जो क्यूल नदी है इसका संगम यह कहाँ पे आकर के किससे मिलती है तो क्यूल नदी गंगा में आकर के मिल जाती है, जो कि लखीसराय जिले में मिलती है। आगे सबसे अंतिम नदी लिखा है सकरी। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। अब यह कहाँ पे मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूल नदी जो है वह गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार से अभी हम लोग कई सारी नदियों के बारे में पढ़े हैं और उस नदी को पढ़े हैं, उसके उद्गम स्थल यानी कि वो नदी कहाँ से निकलती है और उसके संगम यानी कि मुहाना मतलब यह कहाँ पे जा करके और किससे मिल जाती है उसके बारे में अभी पढ़े हैं। अब एक एक करके जिन जिन नदियों के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसमें पहला आप लोग देखे थे कि हम लोग पढ़े थे गंगा नदी के बारे में, तो ये गंगा नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से जाने। सबसे पहले लिखा है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में लिखा है कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हमने पहले ही आपको बताया है कि गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड से निकलती है। अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमानी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। आगे है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आपको लगभग टाइम कंफ्यूज कर देता होगा। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखता होगा कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर मिलता है। अभी आपको मिल गया कि यह 445 किलोमीटर है, तो इससे घबराना नहीं है। अभी मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ये आपको कैसे कैसे मिलते हैं। अभी आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है 2525 किलोमीटर। ये जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। और फिर 2510 किलोमीटर कहाँ आंसर देंगे तो अगर पूछा जाए कि गंगा नदी भारत में कितनी बहती है तो इसका आंसर हो जाएगा 2510 किलोमीटर। गंगा नदी भारत में कितनी बहती है तो इसका आंसर 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर। तो यहाँ से सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर इसका जब यह भारत में 2510 किलोमीटर बही तो 2525 किलोमीटर से 2510 किलोमीटर अगर भारत में बही तो 15 किलोमीटर कहाँ गई। तो आप लोग जानते हैं कि यह जो गंगा नदी है यह लास्ट में यानी कि यह बाद में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। तो इसका जो 10 किलोमीटर है वह बांग्लादेश में बहता है। तो यहाँ पर से दो बार
दो बात हम लोग पढ़ लिए कि गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर आंसर देंगे। अगर ऐसा पूछा जाए कि गंगा नदी भारत में कितनी बहती है तो उसका आंसर हो जाएगा 2510 किलोमीटर। और अभी हम लोग पढ़े हैं 445 किलोमीटर। तो ये जो अगर ऐसा प्रश्न हो कि ये गंगा नदी जो है वह बिहार में कितनी बहती है, बिहार राज्य में कितनी बहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं गंगा नदी के बारे में। आगे लिखा है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से। क्या ये जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है उसी टाइम इसका नाम गंगा होता है? तो ऐसा नहीं है। यह जब गंगोत्री हिमानी से निकलती है उस टाइम इसका नाम गंगा नहीं होती है। ये नदी जो है गंगा नदी जो है यह उत्तराखंड से निकलती है और जब देवप्रयाग में आती है तो यह दो नदी यहाँ पे आकर के देवप्रयाग में मिल जाती हैं, जिसमें पहली नदी होती है अलकनंदा और दूसरी नदी मंदाकिनी। जब अलकनंदा और मंदाकिनी एक साथ आकर के मिलती है तो इस नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या देवप्रयाग से पहले इस नदी को हम लोग गंगा कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं। देवप्रयाग से पहले इस नदी को हम लोग गंगा नहीं कहते हैं। जब इसमें देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिल जाती है तब इस नदी को हम लोग गंगा के नाम से पुकारते हैं। आगे लिखा है गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। ये जो गंगा नदी है यह बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और प्रवाह तंत्र का आधार है। मतलब यहाँ पे जितनी भी नदियाँ बहती हैं और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे प्रमुख नदी गंगा है। और अभी हम लोग देखे हैं कि गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख और प्रवाह तंत्र का आधार है। यहाँ जितनी भी नदी बहती है उसमें सबका अगर आधार देखा जाए तो सभी नदियाँ गंगा नदी के कारण ही यहाँ पे बहती हैं। आगे लिखा है गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। अगर ऐसा प्रश्न हो कि बिहार में गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और बक्सर जिले के चौसा स्थान पे। और कटिहार भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। यानी कि ये जो गंगा नदी है यह बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर जिले में और बक्सर के चौसा के समीप, और यह बिहार में प्रवेश करती है और उससे होती हुई पश्चिम बंगाल में चली जाती है। जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो यह कुल मिलाकर बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जिसमें गंगा नदी का प्रवाह होता है, जिसमें गंगा नदी बहती है। यानी कि ऐसा प्रश्न हो कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों में बहती है तो उसका आंसर हो जाएगा 12। आइए इन 12 जिलों को पढ़ लें जिसमें गंगा नदी बहती है। इसमें पहला जिला आपको दिख रहा होगा, पहला जिला है बक्सर। हम लोग अभी जाने हैं कि ये जो गंगा नदी जो है वह बक्सर जिला में ही प्रवेश करती है। तो यह बक्सर में बही कि नहीं? तो हाँ, यह बक्सर में बही। उसके बाद जाती है भोजपुर में, उसके बाद सारण में, उसके बाद पटना में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद समस्तीपुर में, उसके बाद बेगूसराय में, फिर मुंगेर में, उसके बाद फिर खगड़िया में, फिर कटिहार में, फिर भागलपुर में, उसके बाद सबसे अंत में यह बहती है लखीसराय में। ये 12 जिले ऐसे हैं जिसमें गंगा नदी प्रवेश करती है या फिर जिसमें गंगा नदी बहती है। आगे है बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। अगर पूछा जाए ये 12 जिलों में तो गंगा नदी बहती है, इन 12 जिलों में तो गंगा नदी बहती है, लेकिन अगर सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए, अगर प्रश्न ऐसा हो कि सबसे अधिक मात्रा में गंगा नदी बिहार के किस जिले में बहती है तो उसका आंसर हो जाएगा पटना। यानी कि बिहार के पटना जिले में गंगा नदी जो है वह सबसे अधिक मात्रा में बहती है। आगे लिखा है गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां
बिहार में गंगा से मिलती हैं। यानी कि अभी पढ़े हम लोग बिहार की गंगा की सहायक नदियों के बारे में। इनमें कई सारी नदियों का नाम आता है, जिसमें हम लोग देखें अभी पहला घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा कोसी, पांचवा सोन और छठा पुनपुन। इतनी ही नदी गंगा में नहीं मिलती और कई सारी नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं। आगे लिखा है जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर जाकर के गंगा में मिलती हैं। हम लोग इसके बारे में अभी यहाँ पे पढ़ लिए थे, नदी का उसका उद्गम स्थल और संगम के बारे में। इसमें हम लोग पढ़े थे, तो हमें पता है कि ये जो दो नदी हैं, जिसमें पहला नदी है महानंदा और दूसरी है अजय, यह बिहार से बाहर जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसमें हम लोग देखें यहाँ पे अजय के बारे में अगर पूछा जाए तो अजय जमुई से तो निकलती है और यह गंगा में जाकर के मिल जाती है, लेकिन क्या बिहार में मिलती है? तो नहीं, यह पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है। और उसके बाद पहला पढ़े थे उसके बाद लिखा हुआ था महानंदा। महानंदा भी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है और गंगा में मिल जाती है मालदा में। आगे लिखा हुआ है बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी को अगर बांग्लादेश में पूछा जाए कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिस टाइम वह गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और इस प्रकार से अंततः यह जो नदी है, गंगा नदी जो है, यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका स्पेशली जो वीडियो है गंगा नदी तंत्र, इसको मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप गंगा नदी का प्रवाह तंत्र वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो वो छूटेगा नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इसे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारी, जो भी वीडियो मैं डालूंगी वो आपके पास जल्द पहुँचेगा और उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा समाप्त हो गया। फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।